पीडीएफ में आगे आर्थिक अन्याय के बारे में बात की गई है, जिसमें सबसे पहले बात बेरोजगारी की मार। जी हाँ दोस्तों, आज देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। कई नौकरियां हैं नहीं, नौकरियों के बड़े बड़े दावे किए गए थे केंद्र सरकार की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, जबकि बेरोजगारी की मार से चारों तरफ देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश में बड़े पैमाने पर रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के अपने वादे को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। नौकरी देने के मामले में मोदी सरकार तरह तरह के दावे करती है, लेकिन उसके तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये है कि यूपीए के शासनकाल की तुलना में पिछले 10 साल के अन्याय काल में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। 2012 में कुल 1 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर लगभग 4 करोड़ हो गई है। हर साल करोड़ों नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आने वाली मोदी सरकार ने नई नौकरी देने की जगह पहले की नौकरियों को भी खत्म कर दिया है। यूपीए के शासनकाल में 2004 से 2005 और 2011 से 2012 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था में हर वर्ष कृषि क्षेत्र के अलावा 75 लाख नौकरियों के अवसर पैदा हुए। 2013 और 2019 के बीच कृषि क्षेत्र के अलावा प्रति वर्ष केवल 29 लाख नौकरियों के अवसर बने, जो यूपीए के कार्यकाल के आंकड़े से आधे से भी कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 के बाद ये संख्या और भी कम हो गई है, क्योंकि यूपीए की सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहे थे। यानी कि जब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी, उस समय बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहे थे, इसलिए तब हर साल 50 लाख श्रमिक कृषि क्षेत्र से बाहर निकलने में सक्षम हुए। भारत के इतिहास में पहली बार 2004-05 के बाद कृषि में पूर्ण संख्या में गिरावट आई। कोविड-19 महामारी से पहले ही बेरोजगारी दर में काफी वृद्धि हुई थी। बेरोजगारी के आंकड़ों से संबंधित एक लीक रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि 2017-18 के बीच देश में बेरोजगारी कुल श्रम शक्ति का 6.1% थी, जो 45 वर्षों में सबसे अधिक है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में भी चुनाव पहले लीक हुई रिपोर्ट की पुष्टि हुई है। दूसरा बिंदु है युवा रोजगार, यानी राष्ट्रीय विमर्श से ये बात गायब हो गई है। VLFS डेटा के अनुसार युवा बेरोजगारी 2 गुने से अधिक हो गई है। 2011-12 में ये 6% थी, जो 2019-20 में बढ़कर 15% हो गई है। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के मामले में बेरोजगारी दर लगभग 33% है। हर 3 में से 1 नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। यही कारण है कि इंजीनियर कुली का काम करने को मजबूर है और PhD होल्डर्स जो है वो चपरासी की नौकरी करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। 2016-17 में काम करने वालों में से 30 साल से कम उम्र के 10.34 करोड़ लोग थे। 2022-23 के अंत तक ये संख्या 3 करोड़ से अधिक गिरकर केवल 7.1 करोड़ रह गई। CMIE के अनुसार वर्ष 2023 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 20 से 24 वर्ष की आयु वाले युवाओं की बेरोजगारी दर 44.5% थी। वही 25 से 29 वर्ष की आयु वाले युवाओं की बेरोजगारी दर 14.33% थी, जो 14 महीने के उच्चतम स्तर पर है। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन को उलट दिया है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होती है, श्रमिक कम आय वाले कृषि क्षेत्र के कामों से मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में ज्यादा आय वाली नौकरियों की ओर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में इसके ठीक उल्टा हुआ है। मोदी की नीतियों ने भारत के युवाओं को खेती में वापस आने के लिए मजबूर कर दिया है। 15 वर्षों तक के युवा श्रमिक कृषि से बाहर मैन्युफैक्चरिंग और सेवा के क्षेत्र में चले गए थे। 2004-05 में और 2017-18 के बीच कृषि श्रमिकों की संख्या में 6.7 करोड़ की कमी आई थी। 3 वर्षों में ये पूरा विकास लगभग उलट गया है। एक ही वर्ष 2019-20 में
कृषि श्रमिकों की संख्या में 3.4 करोड़ की वृद्धि हुई है। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य वाली बात है कि कोविड से पहले का वक्त था, 2018-19 के बाद से कृषि श्रमिकों की संख्या 6 करोड़ बढ़ गई है। वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कुछ मामलों में तो और भी कम पैसे मिल रहे हैं। मोदी सरकार में नौकरी करने वाले लोग पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। दूसरी तरह के काम करने वाले लोगों का भी हाल बेहाल है। कुल रोजगार में नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी, जो कि कोविड से पहले 2019 में 23.8% थी, 2023 में गिरकर 20.9% हो गई है। बिना वेतन वाले पारिवारिक श्रम में लगे लोगों की संख्या 2004 में 11.1 करोड़ थी, ये 2012 में गिरकर 8.5 करोड़ हो गई है और आगे जाकर वर्ष 2017 में 6.2 करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन 2023 में यह आंकड़ा तेजी से बढ़कर 10.4 करोड़ हो गया है। इससे पता चलता है कि उत्पन्न हुए संकट ने परिवार के इन सदस्यों, जिसमें ज़्यादातर बच्चों और महिलाएं होती हैं, वो परिवार का सपोर्ट करने के लिए बिना वेतन के काम करने के लिए बाध्य किया है। NSSO के डेटा से पता चलता है कि यूपीए की सरकार में लोगों की आमदनी तेजी से बढ़ी थी, यानी कि जब कांग्रेस और उसके समर्थक दल की सरकार थी तब लोगों की आमदनी तेजी से बढ़ी थी और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इसकी रफ्तार न सिर्फ धीमी हो गई है बल्कि कई मामलों में नेगेटिव भी हो गई है। पांचवा बिंदु है लगातार कम होती श्रम शक्ति की भागीदारी। LFPR 2016-17 से लगातार गिर रहा है और 2022-23 में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थव्यवस्था की तेज विकास दर के दावों के बावजूद ये गिरावट आई है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि वित्त वर्ष 22-23 में महिलाओं के लिए LFPR केवल 8.8% था। भारत में सभी कामकाजी उम्र की 90% से अधिक महिलाएं नौकरी की तलाश भी नहीं कर रही है। छठा बिंदु है महिला श्रम बाल भागीदारी को लेकर जो बताया जाता है उसे ध्यान से समझने की जरूरत है। महिला श्रम बल भागीदारी को लेकर जो बताया जाता है उसे ध्यान से समझने की जरूरत है। श्रम शक्ति में 96% वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों से होती है। साथ ही साथ आंकड़ों के अनुसार इसमें दर्ज 101 मिलियन वृद्धि में से 74 मिलियन महिलाएं थी। इन दोनों तथ्यों को मिलाने से ये स्पष्ट होता है कि बढ़ती LFPR में ग्रामीण महिलाओं को का जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान है। ये वृद्धि खुद के काम करने वाली व्यापक श्रेणी में ग्रामीण महिलाओं के अनुपात में वृद्धि से है, जो 2017-18 में 55.9% से बढ़कर 2022-23 में 70.1% हो गई है। 2021-22 और 2022-23 के बीच खुद के काम करने वाले श्रमिकों के रूप में महिलाओं का अनुपात बढ़ गया है, जबकि बिना वेतन के काम करने वाले श्रमिकों का अनुपात 38% रहा है। इस प्रकार महिला LFPR में वृद्धि खुद के काम या बिना वेतन के सहायक के रूप में काम करने वाली महिलाओं के अनुपात में वृद्धि के कारण है। अवैतनिक कार्यों में अधिकांश वृद्धि महिलाओं की हुई है, जिसका अर्थ है कि वो काम तो करती है लेकिन उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है। वो एक सहायक श्रमिक के रूप में काम कर रही है। बिना वेतन वाले काम में वृद्धि। PLFS के आंकड़ों में बिना वेतन के काम करने वाले पारिवारिक श्रमिकों, जिन्हें घरेलू उद्यमों में स्वरोजगार सहायकों के रूप में भी जाना जाता है, को भी नियोजित रूप में गिना जाता है, जो 2017-18 के बाद से कार्यबल में हुई 112 मिलियन की वृद्धि में से 37% है। खुद का काम करने वाले या नियोक्ताओं का इसमें 41% योगदान दिया है। दरअसल 2019-20 के बाद से
जो कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने वाला पहला PLFS वर्ष, ये जुलाई से जून तक चलता है। इसमें अवैतनिक श्रमिकों का जो अनुपात है वो बढ़ गया है। 2022-23 में अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों में से 91.2% ग्रामीण क्षेत्रों से थे और कृषि कार्य में लगे हुए हैं। नियमित वेतन वाली नौकरियों का जॉब ग्रोथ में योगदान नहीं है। 2017-18 में सरकार स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुमानित रूप से 28.2 मिलियन नियमित वेतन वाली नौकरियां थी। 2022-23 के PLFS में ये संख्या घटकर 27.6 मिलियन हो गई है। बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों की संख्या 17.3 मिलियन से बढ़कर 21.2 मिलियन हो गई है। PDF में आगे कहा गया है, डेटा के लिए विश्वसनीय सरकारी स्रोतों पर निर्भर क्यों न रहे। दोस्तों, 140 वर्षों में पहली बार दशकीय जनगणना रोक दी गई। मोदी सरकार की खराब छवि दिखाने के बाद सरकार ने NSS के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण को भी रद्द कर दिया है। सांख्यिकी मंत्रालय का ये विश्वसनीय डेटा श्रम बाजार में सुधार दर्शाता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने हमेशा इन आंकड़ों को पुराना और अपर्याप्त बताया है। सरकार द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के तहत प्रकाशित आंकड़े 1 साल बाद आते हैं। मार्केट और शिक्षाविदों को समयबद्धता और बेहतर सहसंबंध के लिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी यानी CMIE जैसे निजी स्रोतों पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस तरह से बढ़ती निर्भरता के पीछे एक बड़ी चिंता छुपी हुई है। भारत के समग्र डेटा संग्रह तंत्र में गिरावट आई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक रूप से निर्देशित डेटा संग्रह की वजह से देश की समस्याएं वास्तविक रूप से सामने नहीं आ रही है। RBI के पूर्व गवर्नर दुव्वूरी सुब्बा राव ने अपनी किताब में बताया है कि त्रुटिपूर्ण डेटा अक्सर खराब नीतिगत निर्णयों का कारण बनता है। ये अति निर्भरता इसके पीछे एक बड़ी चिंता को छुपाती है। भारत के समग्र डेटा संग्रह तंत्र में गिरावट, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोदी सरकार राजनीतिक रूप से निर्देशित डेटा संग्रह ने देश को उसकी समस्याओं की वास्तविक मात्रा से दूर रखा है। वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण को समाप्त करने के बाद केंद्र सरकार ने मार्च 2018 में श्रम ब्यूरो द्वारा किए जाने वाला त्रैमासिक सर्वेक्षण बंद कर दिया। राजनीतिक रूप से असुविधाजनक तथ्यों से असहज होने के कारण इसी तरह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 2017-18 की नौकरियों की रिपोर्ट जारी करने को स्थगित करना, जिसमें 6.1% की 4 दशक की उच्च बेरोजगारी दर का खुलासा हुआ था, राजनीति से प्रेरित लगता है क्योंकि इसे 2019 के आम चुनाव के बीच कई महीने तक लंबे समय तक रोक कर रखा गया था। डेटा भले ही 1 साल के अंतराल पर सामने आता हो, लेकिन इससे तुलना करने की सुविधा नहीं मिल सकती क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं होता है। जबकि अधिकांश देशों के पास मजबूत डेटा तंत्र है क्योंकि बेरोजगारी सामाजिक सुरक्षा लाभों से जुड़ी हुई है, पर क्योंकि हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में विश्वास नहीं करती है, इस वजह से ये प्रभावी रूप से तुलना और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से इनकार करने का एक बहाना बन जाता है। इस PDF में आगे अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। पहला बिंदु है LPG, पेट्रोल, डीजल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। महंगाई पर मोदी सरकार चुप है। रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। करोड़ों परिवार महंगाई से परेशान है। विशेष रूप से घर के बजट को मैनेज करने वाली महिलाओं का हाल बुरी तरह से बेहाल है। स्क्रीन पर आ रही टेबल को आप देख सकते हैं। इसमें आंकड़े आपके सामने खुले हैं। सारी बातें LPG, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, आटा, दूध, किसके भाव कब कब कैसे कैसे बढ़े हैं, वो सारी डिटेल आप देख पा रहे होंगे। मोदी सरकार बढ़ती कीमतों पर चर्चा करने
से इनकार करती है। बहुत हुई महंगाई की मार जैसे नारे देने वाले प्रधानमंत्री अब इसका जिक्र भी नहीं करते हैं। वित्त मंत्री महंगाई को लेकर सवाल पूछने पर मजाक उड़ाती है और कहती है कि विपक्ष को सवाल नहीं पूछना चाहिए। वे यूक्रेन युद्ध का दोष देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें मई 2014 से 2024 के बीच 20% तक गिर गई है। नोटबंदी की मार से अभी भी देश उबर नहीं पाया है। पीएम मोदी द्वारा की गई विनाशकारी नोटबंदी से बहुत देश के लोगों का बुरा हाल है। देश को इस गलत निर्णय की गंभीर कीमतें चुकानी पड़ी है। मोदी सरकार में टैक्स टेररिज्म चरम पर है और खराब ढंग से डिजाइन की गई जीएसटी के कारण छोटे और मध्यम वर्ग के व्यवसायी परेशान हैं। जीएसटी उपभोग पर लगने वाला कर है। गरीबों की आय इतनी कम होती है कि उन्हें इसका अधिकांश भाग उपभोग के लिए उनसे लिया जाना गलत है। इसी तरह खराब तरीके से तैयार जीएसटी ने छोटे और मध्यम व्यवसायों को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। अब मोदी सरकार ने अपने टैक्स टेररिज्म को मध्यम वर्ग तक बढ़ा दिया है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड्स के उपयोग पर 20% जीएसटी लागू कर दी है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें विभिन्न विषयों पर हम वीडियो जारी करते रहते हैं। आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखेंगे तो उसमें कई तरह की प्लेलिस्ट हैं, जिसमें कई तरह की बातें की जाती हैं। कई तरह के सब्जेक्ट पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ इसमें मिल जाएगी। ये वीडियोज़ 800 के पार हैं और रेगुलरली हम इसमें वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो वो आपको मिल सके।